हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट. दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट. एंड द इम्पोर्टेंट सेंटेंस इज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ सब्सटेंस. देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस द टेम्परेचर डज नॉट रेज. जब भी किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही होगी उस समय पर टेम्परेचर रेज नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे. द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. उस समय पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट रहेगा मतलब कि बदलेगा ही नहीं, वेरिएबल नहीं होगा. और एक इंपॉर्टेंट बात और मैंने आपको सैटरडे को डिस्कस की थी हमने, कि जब भी हम किसी मटेरियल को हीट एनर्जी देंगे तो वो हीट एनर्जी से दो वर्क हो सकते हैं. या तो हीट एनर्जी से स्टेट चेंज हो सकती है या हीट एनर्जी से टेम्परेचर में चेंज होगा, लेकिन दोनों वर्क एक साथ नहीं हो सकते. तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी देंगे तो या तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा उस समय पर स्टेट चेंज नहीं होगी. जब हम हीट एनर्जी देंगे तो अगर टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं तो उस समय पर स्टेट चेंज नहीं होगी. और अगर हम हीट एनर्जी दे रहे हैं और स्टेट चेंज हो रही है, हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, आइस को हीट एनर्जी मिल रही है, वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब स्टेट चेंज हो रही है. और अगर स्टेट चेंज हो रही है तो उस समय पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. तो हीट एनर्जी से दोनों में से कोई एक वर्क होता है. जो भी हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, देंगे किसी भी सब्सटेंस को, तो या तो उससे उसका टेम्परेचर चेंज होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा, या उसकी स्टेट चेंज होगी. दोनों एक साथ नहीं होगी, दोनों में से एक वर्क होगा. तो अब एक्सपेरिमेंट को देखिए. अच्छा, लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है, इसके टाइप्स भी समझ लीजिए. इसके टाइप्स देखिए. फर्स्ट टाइप इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मेल्टिंग, मेल्टिंग के लिए ये वर्ड भी यूज किया जाता है, फ्यूजन. इसका मतलब भी मेल्टिंग ही होता है. सेकेंड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो ये दो तरह की लेटेंट हीट को हम स्टडी करेंगे. एक लेटेंट हीट जब हमें रिक्वायर्ड होगी जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होंगे, और ये वो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. वो हीट एनर्जी है जो हमें रिक्वायर्ड होगी टू चेंज ए लिक्विड टू गैस. किसी भी लिक्विड को गैसियस स्टेट के अंदर चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होगी वो होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. और किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, H2L, सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए. और वेपोराइजेशन के लिए क्या याद रखेंगे, L2G, लिक्विड टू गैसियस स्टेट. इसके लिए वेपोराइजेशन हीट एनर्जी चाहिए. अब सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और ये हमने सैटरडे को भी डिस्कस किया था. फिर से आप एक्सपेरिमेंट को देखिए. उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा करके हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिस्कस करेंगे. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्सपेरिमेंट के लिए देखिए क्या क्या ऑपरेटर्स किए होंगे, क्या सेटअप किए होगा. सबसे पहले एक तो स्टैंड का यूज करेंगे. ट्राइपॉड स्टैंड. द ट्राइपॉड स्टैंड इज यूज टू प्लेस द बीकर. बीकर को इसके ऊपर रखा जा सकता है ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर. तो ये हमने ट्राइपॉड स्टैंड लिया और इसके ऊपर हम लोग ग्लास बीकर का यूज करेंगे. एक बर्तन लेंगे ग्लास का. ये इस तरह से हमने एक स्टैंड लेकर के उसके ऊपर बीकर को रख दिया. दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड.
ग्लास बीकर, ट्राइपॉड स्टैंड ग्लास बीकर। अब इस बीकर को हम लोग फिल करेंगे विद आइस क्यूब। I am placing the ice cube to the beaker. Ice cube, or you can say that crushed ice. आइस का एक बड़ा सारा अगर टुकड़ा है, पीस है, तो हम उसको हैमर की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लेंगे। तो यू कैन राइट इट इज crushed ice और क्यूब्स ऑफ आइस। ये आइस के क्यूब्स है। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इसको ताकि आपको इजीली विजिबल हो। क्यूब्स ऑफ आइस। और इसके साथ साथ हमें एक स्टैंड चाहिए होगा जिसकी हेल्प से हम इसके अंदर थर्मोमीटर को प्लेस करेंगे, सस्पेंड करेंगे, ताकि हम सब्सटेंस के टेम्परेचर को भी सेंस कर सके, देख सके। और हीटअप करने के लिए एक ऑपरेटर चाहिए होगा, दैट इज बर्नर। तो ये हमने यहाँ पर ये बर्नर लगाया। दिस इज बर्नर। एक स्टैंड लगाते हैं हम जिसकी हेल्प से हम लोग थर्मोमीटर को प्लेस करेंगे। तो वी आर यूजिंग एन आयरन स्टैंड टू सस्पेंड द थर्मोमीटर। दिस इज द आयरन स्टैंड विच इज यूज्ड टू सस्पेंड ए थर्मोमीटर। ये आयरन स्टैंड के ऊपर एक क्लैंप लगा होता है। इस क्लैंप की हेल्प से हम लोग थर्मोमीटर को किसी भी पोजीशन पर सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्लैंप को ड्रॉ करता हूँ। This is clamp, and with the help of clamp, we are suspending the thermometer inside the glass beaker, which remains in the contact with ice. और थर्मोमीटर को इस तरह से सस्पेंड करेंगे कि वो आइस के साथ कांटेक्ट में रहे। ये थर्मोमीटर को हमने इसमें प्लेस कर दिया। और ये थर्मोमीटर के ऊपर रीडिंग्स होती है। दिस इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की रीडिंग को बता सकते हैं। So we can use this thermometer in the laboratory to sense the temperature, to measure the temperature. This is thermometer. You can say that laboratory thermometer. जिसकी रेंज जो है मैंने क्या बताई आपको, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है विच कैन बी यूज फॉर -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो इस रेंज तक ये टेम्परेचर को मेजर करके बता सकते हैं। तो हमने ये आइस क्यूब की और इन आइस क्यूब के बीच में एक थर्मोमीटर को सस्पेंड कर दिया।
विद द हेल्प ऑफ आयरन स्टैंड। एक आयरन स्टैंड लिया, उसके आयरन स्टैंड पर क्लैंप लगा हुआ है और क्लैंप के साथ में हमने क्या सस्पेंड कर दिया, थर्मोमीटर को। थर्मोमीटर जो है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसके बाद ये जो बीकर है, इस बीकर को हमने प्लेस किया था ट्राइपॉड स्टैंड पर और इस ट्राइपॉड स्टैंड के जस्ट नीचे हमने लगा दिया बर्नर, ताकि हम इस सब्सटेंस को हीटअप कर सकें। इसके बाद ये ग्लास बीकर है, ग्लास बीकर के अंदर ही हमने आइस क्यूब डाले, दिस इज थर्मोमीटर, दिस इज आयरन स्टैंड, दिस इज क्लैंप। क्लैंप की हेल्प से हमने इसको सस्पेंड कर दिया, तो ये थर्मोमीटर लगा हुआ है। अब सबसे पहले मान लीजिए मैंने ये जो आइस यूज की थी, इसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसको जिस भी रेफ्रिजरेटर में से निकाल करके यहाँ पर डाला, उसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो आइस क्यूब होगी, ये जो आइस होगी, इसका टेम्परेचर भी -5 डिग्री सेल्सियस, ये हमें थर्मोमीटर से पता लगेगा। तो मैंने यहाँ पर जो क्रश्ड आइस यूज की है, अभी उसका टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको हीटअप कर रहा हूँ, बर्नर को स्टार्ट करूंगा, बर्नर के अंदर होगा केरोसिन ऑयल और वो केरोसिन ऑयल धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमारे पास ये एविडेंस होगा कि हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। केरोसिन ऑयल इसके अंदर बर्न हो रहा है, वो वही तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी। केरोसिन के अंदर होते हैं हाइड्रोकार्बन और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं, तो उनके बर्न होने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो केरोसिन यहाँ पर बर्न किया जा रहा है, तो केरोसिन की क्वांटिटी इस बर्नर में कम होती जाएगी। तो ये किस बात का एविडेंस है, ये एविडेंस है, ये प्रूफ है कि हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने बर्नर को स्टार्ट किया और हीट एनर्जी को स्टार्ट किया, और जैसे ही क्या होगा, फ्लेम्स यहाँ से आनी शुरू होगी, जिसकी वजह से ये बीकर के अंदर जो सब्सटेंस है, जो आइस है, वो हीटअप होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही मैंने बर्नर को स्टार्ट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आइस क्यूब की फॉर्म में पड़ा है, अभी ये लिक्विड स्टेट में नहीं आया। तो जब मैंने इसको हीटअप करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया -4, -3, -2, -1, फिर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आया, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आया, हमने देखा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो चुका है। अभी इसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हीटअप करना स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया ना, हीट एनर्जी से दो वर्क हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या स्टेट चेंज होगी। अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जैसे ही मैंने हीट एनर्जी की, टेम्परेचर राइज हुआ, -4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -1, फिर टेम्परेचर जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर आ गया, वो टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। और टेम्परेचर जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आया, हमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। हम हीट एनर्जी दे रहे हैं बर्नर को, बर्नर की यहाँ पर नॉब होती है, इसको घुमा करके हमने फ्लेम को और तेज कर दिया, लेकिन थर्मोमीटर के अंदर चेंज ही नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पड़ा है, तो इसके टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो रहे। हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, हमारे पास क्या एविडेंस है हीट एनर्जी देने का, ये बर्नर के अंदर जो केरोसिन ऑयल है वो कम होता जा रहा है, इसका मतलब हीट एनर्जी तो सप्लाई हो रही है। हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो दूसरा वर्क हो रहा होगा। हीट एनर्जी से दो वर्क हो सकते हैं ना, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या स्टेट चेंज होगी। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अब स्टेट चेंज हो रही होगी। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अभी इस समय पर जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट। अब धीरे धीरे ये किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ये लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो आइस जो है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है, स्टेट चेंज हो रही है, और स्टेट चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब थर्मोमीटर जो हम हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। थर्मोमीटर उस हीट एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा जो हम इस एक्सपेरिमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थर्मोमीटर डिटेक्ट नहीं कर रहा, इसी वजह से तो इसको क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट, हिडन हीट। हिडन है, थर्मोमीटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बोल रहे हैं, क्योंकि मेल्टिंग हो रही है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है, कब तक चलेगा कांस्टेंट, क्या डिस्कस किया था सैटरडे को, कि जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सारी आइस जो है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई, और ये जो आइस क्यूब्स हैं ये भी किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, ये भी लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो चुके हैं, लिक्विड वाटर में, और ये भी लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ अभी, ये एक आइस क्यूब रह गया, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये एक आइस क्यूब इस वाटर के अंदर रह गया।
तो इसका मतलब अभी जो स्टेट है वो कंप्लीटली चेंज नहीं है। अभी इसके अंदर थोड़ी बहुत आइस है, थोड़ा बहुत वाटर है, पार्शियली आइस है और पार्शियली वाटर है इसके अंदर। तो क्या होगा, अभी भी टेम्परेचर राइज नहीं होगा, अभी भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, धीरे धीरे ये वाला जो लास्ट वाला आइस क्यूब है ये भी मेल्ट हो जाएगा। अब ये भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, ये भी मेल्ट हुआ तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया, ये भी वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो क्यूब ऑफ आइस थे वो सब किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये बन गया वाटर। अब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, अब देख रहे हैं अब टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि स्टेट चेंज हो चुकी है। स्टेट चेंज हो चुकी है तो सॉलिड से ये कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में आ चुका है, कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में आ गया। थर्मोमीटर यहाँ लगा हुआ है, अब हम देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। तो धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, जिसमें हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया और इस एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि जब स्टेट चेंज हो रही थी, जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, उस समय पर ये थर्मोमीटर के अंदर चेंजेस नहीं हो रहे थे। ये हमेशा कितनी रीडिंग दिखा रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिखा रहा था जब इसकी स्टेट में चेंज हो रहा था। तो जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गया तब तक थर्मोमीटर के अंदर रीडिंग में चेंज नहीं हुआ। और उस समय तक जब रीडिंग कांस्टेंट हुई थी और जब तक ये कांस्टेंट रही, उस समय तक जो भी हीट एनर्जी हमने सप्लाई की दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, जितने भी समय तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, चेंज नहीं हुआ, उस समय तक हमने जो भी हीट एनर्जी दी, किससे दी थी हीट एनर्जी, बर्नर से। तो बर्नर से हमने जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखिए। द हीट एनर्जी, इसको इरेज कर देता हूं मैं, क्लैंप और आयरन स्टैंड। The heat energy required to change 1 kilogram of solid substance into liquid state. The heat energy required to change 1 kilogram of solid substance into liquid state is known as, is known as latent heat of fusion. Latent heat of fusion. तो देखिए ये डेफिनेशन है इसकी। The heat energy required to change 1 kilogram of solid substance into liquid state. 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोला जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलोग्राम सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए, 1 किलोग्राम सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जो आइस है उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी आइस को मेल्ट करने के लिए। तो आई एम राइटिंग हियर एग्जांपल। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of ice is 3.34 into 10 to the power 5 joule per kilogram. 3.34 into 10 to the power 5 joule per kilogram. तो हमें इतनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी 1 किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। 1 किलोग्राम ऑफ आइस को 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये एनर्जी देनी पड़ेगी।
देखिए इसकी यूनिट में क्या लिखा हुआ है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। जूल, एनर्जी को मेजर किया जाता है जूल में, ठीक है। तो हीट एनर्जी हम जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो जूल में लिखी गई है, और किसके लिए लिखी गई है, पर किलोग्राम, मतलब कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने। डेफिनेशन फिर से देख लीजिए, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। वो हीट एनर्जी जो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एग्जांपल देखिए मैंने क्या बताया, 3.34 इंटू 10⁵ ये किसके लिए लिखा मैंने, आइस के लिए। 3.34 इंटू 10⁵, और इसकी यूनिट क्या लिखी गई है, जूल पर किलोग्राम। की यूनिट को लिखा गया है जूल पर किलोग्राम। तो पर किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम मटेरियल के लिए इतनी हीट एनर्जी चाहिए होगी, और कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, आइस की। तो 1 किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और जब तक इतनी हीट एनर्जी हम सप्लाई नहीं करेंगे तब तक 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं, सेकंड डिस्कस करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेकंड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए सेम एक्सपेरिमेंट है। अब हमें यहाँ पर आइस की जगह पर क्या यूज करना है, वाटर। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस करें, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हम इसको गर्म कर लेंगे। हीट एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, यही तो एक्सपेरिमेंट है। और ये देखेंगे कब तक टेम्परेचर राइज होगा और कब जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, बदलेगा नहीं। तो एक्सपेरिमेंट को फिर से देखिए, सेम एक्सपेरिमेंट है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बस बीकर के अंदर अब क्या यूज कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर यूज कर रहे हैं। बर्नर को स्टार्ट करेंगे, वाटर को हीटअप करना शुरू करेंगे। वाटर को जैसे ही हीटअप करूंगा तो मैं देखता हूँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से हम देख रहे हैं टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, 5 डिग्री सेल्सियस, फिर थोड़ी देर बाद 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 99, और लास्ट में जाकर के टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही थर्मोमीटर ने टेम्परेचर डिटेक्ट किया 100 डिग्री सेल्सियस, हमने देखा कि यहाँ से स्टीम वेपर जो है वो राइज होता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब स्टेट चेंज होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हीट एनर्जी को कंटिन्यू रखेंगे, सप्लाई करते रहेंगे, तो ये समझ में आएगा कि वाटर जो है वो हीटअप हो रहा है, और यहाँ पर आपको स्टीम दिखाई देनी शुरू होगी, मतलब कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, वेपर फॉर्म में, गैसीय स्टेट के अंदर जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक चीज रुक चुकी है, टेम्परेचर। देखिए क्या बताया गया था, हीट एनर्जी सप्लाई करने से 2 वर्क हो सकते हैं, या तो स्टेट चेंज होगी या मैटर का टेम्परेचर चेंज होगा। तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो दूसरा वर्क होगा, मतलब अब स्टेट चेंज होने वाली है। और स्टेट चेंज हो रही है, इसका एविडेंस क्या है, आपको स्टीम राइज होती हुई दिखेगी, स्टीम ऊपर की तरफ उठती हुई दिखेगी। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट हो गया। अब टेम्परेचर नहीं बदल रहा, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो इसका मतलब अब जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं उसको थर्मोमीटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। इस समय पर जब ये लिक्विड से गैस स्टेट के अंदर जा रहा है, उस समय पर हम जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो थर्मोमीटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, एंड दिस हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इस हीट एनर्जी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, और ऐसा करने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी उसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये टेम्परेचर कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि वाटर जो है वो कंप्लीटली गैस स्टेट में नहीं आ जाता। और अगर हम ऐसा चाहते हैं कि ये स्टीम जो है वो ऊपर की तरफ राइज ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बीकर को ऐसा क्लोज भी कर सकते हैं।
क्लोज बीकर भी ले सकते हैं, क्लोज कंटेनर भी लिया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्लोज कंटेनर लिया, लेकिन कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिसकी वॉल्यूम बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। क्यों? क्योंकि गैस के साथ एक प्रॉब्लम है, क्या कि जब भी हम वाटर को हीट अप करेंगे वो गैस के स्टेट में आएगा, और गैस के पार्टिकल दूर दूर जाना चाहते हैं, फास्ट मूविंग होते हैं। तो फास्ट मूविंग होते हैं तो वो एक्सपेंड होना चाहेंगे, फैलना चाहेंगे। एक्सपेंड होना चाहेंगे तो एक्सपेंड होने के लिए हमें उसको जगह देनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे ये बीकर ऐसा काफी बड़ा बीकर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पिस्टन लगा होगा वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर क्लोज कंटेनर नहीं लिया गया, आपकी बुक में सिर्फ इसको ओपन ही रखा गया। क्लोज कंटेनर लेने का ये रीजन था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि गैस का टेम्परेचर और आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पहले इस एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, थर्मोमीटर में रीडिंग चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट चेंज हो रही है, ये लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द हीट एनर्जी required to change 1 kilogram of liquid substance into gas state, comma, is called latent heat of vaporization. Is called latent heat of vaporization. देखिए फिर से वही डेफिनेशन है, बस मैंने यहाँ चेंज किया है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। पहले वाली डेफिनेशन में मैंने लिखा था सॉलिड को 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए वो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें सिर्फ ये चेंज किया मैंने, लिक्विड और यहाँ पर गैस, और ये वाला वर्ड चेंज कर दिया। अगर सॉलिड टू लिक्विड लिखेंगे तो फ्यूजन लिखना है, अगर लिक्विड टू गैस लिखेंगे तो वेपोराइजेशन लिखना है। बस ये बन गई डेफिनेशन। तो एक डेफिनेशन याद रखिए, दूसरी डेफिनेशन आप उसमें कुछ वर्ड्स को चेंज करके बना सकते हैं। और कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी, तो एग्जांपल देखिए। एग्जांपल देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। मैं आपको वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बता रहा हूँ। पहले मैंने आइस की बताई थी आपको, इट इज 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5, और यूनिट क्या था? जूल पर किलोग्राम। 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5, द यूनिट इज जूल पर किलोग्राम। अभी देखिए आपके जो भी डाउट है वो रुकिए, मुझे पता है किससे रिलेटेड डाउट होंगे। मैंने जो क्लोज कंटेनर का बताया था उससे रिलेटेड डाउट है, उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम। आइस को 1 किलोग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए थी कितनी? 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम। और वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम। जब हम बर्नर से इतनी हीट एनर्जी सप्लाई कर देंगे, तब ये जो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है वो 1 किलोग्राम ऑफ गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए क्लोज कंटेनर लेते हैं, ये क्लोज कंटेनर है और मैंने इसके अंदर वाटर वेपर ले रखा, 1 किलोग्राम वाटर वेपर है, मतलब गैस स्टेट में है, तो इसको क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा। अब मैं बर्नर से इसको हीटअप कर रहा हूँ, क्या होगा? स्टेट चेंज होगी? नहीं, स्टेट चेंज नहीं हो सकती। अब क्या होगा? अब टेम्परेचर राइज होगा। स्टेट तो चेंज हो चुकी है, लिक्विड से गैस स्टेट में आ चुका है। अब आप इसको गर्म करेंगे तो और गर्म कर सकते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो थर्मोमीटर है उसकी मैक्सिमम रीडिंग 110 डिग्री सेल्सियस है। और कोई डिजिटल थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं जो 2000 3000 डिग्री सेल्सियस तक एनर्जी को बता सकता है।
लेकिन ऐसा थर्मोमीटर आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1500 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इससे ज्यादा टेम्परेचर होते ही थर्मोमीटर मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देने से गैस को और गर्म किया जा सकता है, मतलब इसके टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है। 110, 150, 200, 300, 500, 600, जितना भी आप गर्म करना चाहें वाटर वेपर को उतना गर्म कर सकते हैं। देखिए आपके मन में ये बैठा हुआ था कि वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। नहीं, ये तो स्टेट चेंज करने का टेम्परेचर है। हम लोग वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म कर सकते हैं, लेकिन बस वो गैस स्टेट के अंदर होगा। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर आते ही जो वाटर है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद आप उसको जितना गर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं और हीटअप कर सकते हैं। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Yes, sir. So good morning, sir. So my question was that, sir, in the definition of latent heat of vaporization, you have measured liquid in kg, but sir, liquid is in liter. सर लिक्विड को किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। लिक्विड क्या है? सब्सटेंस है। सब्सटेंस का मास जो है उसको किलोग्राम में मेजर किया जाता है। जो आप लीटर में मेजर करते हैं ना, वो वॉल्यूम होती है बेटा। तो Okay, sir. सेंटीमीटर क्यूब बोला जाता है। सेंटीमीटर क्यूब जो होता है उसको बोलते हैं लीटर। तो लीटर वॉल्यूम है। यस निष्ठा। Sir, I was asking that in the definition you wrote that we can convert 1 kilogram. Yes. So sir, we cannot convert 2 kilogram, 3 kilogram. देखिए 2 किलोग्राम भी कर सकते हैं। मैंने डेफिनेशन में ऐसा लिखा था क्योंकि आप इसकी यूनिट देख रहे हैं क्या लिखी हुई है? जूल पर किलोग्राम। पर किलोग्राम के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए मैंने आपको बता दिया। अब आप 2 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। ये 1 किलोग्राम के लिए हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो है। 2 किलोग्राम के लिए चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने आपको 1 किलोग्राम का बता दिया। अब आप 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम जितना भी कन्वर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं और उससे हम हीट एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। यस नेक्स्ट। तो आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और इसके अलावा देखिए ये आपको एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। तो डायग्राम के साथ में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दोनों को आपको अच्छे से बनाना है और साफ सुथरे डायग्राम बनाने, बिल्कुल क्लीन डायग्राम बनाइएगा। थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स बाय कुणाल।